हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पर आज हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार के ऊपर टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट्स के जो लोक सेवा आयोग के पेपर्स होते हैं, उन सभी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत के भूगोल पर सिलेबस बिल्कुल इंक्लूड होता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे परीक्षार्थी, वो सारे बच्चे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस टॉपिक से जुड़े रहें और लगातार इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑल का जो रेडियो बटन है वो क्लिक कीजिए आप, और उससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार, जिसके ऊपर मैं पूरी जानकारी कंप्लीट देने वाला हूं, जो कि आपके एमपीपीएससी प्रीली और मेंस और साथ में जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उन सभी प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, जिसमें कि आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पृथ्वी की जो बीच की रेखा है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं जो कि लंबवत होती हैं पृथ्वी पर, वो अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको इस मानचित्र में समझाया है, जिसमें कि आपको ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ रेखाएं, ये जो रेखाएं कहला रही हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं ये, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर की रेखाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दक्षिण की ओर का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इसके जो ऊपर की जो रेखाएं कहलाती हैं ये सारी जो रेखाएं कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ऊपर की जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होती है पृथ्वी के। और पृथ्वी के दक्षिण की ओर की जो रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में जो वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो कि पृथ्वी पर लंबवत जाती हैं, ठीक है ना। जो लंबवत रेखाएं जाती हैं और कहां से, पूर्व से, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखा है। जो पश्चिम यानी कि पृथ्वी का पश्चिमी हिस्सा कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। ये जो कहला है ये पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा, और इसके अपोजिट में जो है ये पूर्वी हिस्सा कहला रहा है, ठीक है। तो ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं जा रही हैं ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, जिसको कि बोलते हैं क्या, इंग्लिश में लैटिट्यूड, ठीक है ना। इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा है। तो इसकी जो बीच की रेखा है, सबसे बीच की रेखा यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में जो दिख रही है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, जिसका कोण कितना होता है, 0 डिग्री का, ठीक है ना। ये 0 डिग्री का कोण होता है। उसके ऊपर की जो रेखा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल समान, ठीक है ना, समान दूरी से तय होती है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं ये, इसमें बिल्कुल भी कोई कोण का डिफरेंस नहीं कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो दूरी है बिल्कुल एक समान कहलाती है, ठीक है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक समान डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इतना मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जो बीच की रेखा है वो, ठीक है ना, उसके ऊपर का हिस्सा जो कहलाता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा का ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा का निचला हिस्सा जो कहलाता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा है वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल समान होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। और जो कि अक्षांश रेखा है पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं अपन इसको। जो अक्षांश रेखा है इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट जो दिया है इसको अपन पढ़ते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहा जाता है। देखिए विषुवत रेखा कौन सी है, वो ये है विषुवत रेखा, ठीक है ना, जिसको कि इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा से, ठीक है ना,
विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर का हिस्सा कौन सा, ऊपर वाला कहला गया, और दक्षिण वाला हिस्सा नीचे वाला कहला गया। तो इससे पूरा कोणीय, क्या लिखा हुआ है इसमें, कोणीय दूरी पर मापी गई जो दूरी है कोणीय, उसको अक्षांश कहा जाता है। कोणीय मतलब कि 360 डिग्री का जो कोण बनाती हुई दूरी मापी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो कि कहां से, उत्तर में और दक्षिण में, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर कोण बनाती हुई जाए, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। कहां से, विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा यानी कि पृथ्वी की बीच की रेखा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये जो रेखा है, बीच की रेखा, ये कौन सी रेखा है, ये है विषुवत रेखा। बीच की रेखा कौन सी है, ये इक्वेटर। ठीक है ना, इक्वेटर है ये, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये जो हिस्सा है ये पूर्व हो गया, और ये जो हिस्सा है ये पश्चिम हो गया। ठीक है ना, इस तरफ वाला पश्चिम और इस तरफ वाला पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है ना, पृथ्वी की चारों ओर, यानी कि पृथ्वी को पूरा रोटेट करते हुए अपन जो रेखाएं खींच रहे हैं, दीज आर द, ठीक है ना, क्या, लेटिट्यूड्स या फिर अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जो अक्षांश रेखा है इसको अंश, ठीक है ना, अंश में, मिनट में और सेकंड में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, इतने पॉइंट याद रखिएगा आप, क्योंकि इसी में पूरी की पूरी आपको आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक पॉइंट ले लें। ठीक है ना, जैसे कि 6, ठीक है ना, 6 ये हो गया अंश, और ये हो गया मिनट। ठीक है, ये मिनट हो गया डैश में, और ये हो गया सेकंड में। तो ये इस तरीके का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सिंगल डैश जो होता है वो मिनट कहलाता है, डबल डैश सेकंड कहलाता है, और ये जो है ये अंश कहलाते हैं। तो इस तरीके से इसको अक्षांश रेखाओं को ऐसे करके शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है वो है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये बीच की जो रेखा है ये क्या कहलाती है, ये भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कही जाती है। जो कि इसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं इसको। और ऊपर का हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो उत्तर का हिस्सा उत्तरी क्षेत्र कहला गया, और ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। ऊपर का हिस्सा उत्तरी क्षेत्र, नीचे का हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है। उसके बीच की रेखा जो होती है वो 0 डिग्री होती है, जिसको कि इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। ये रहा अगला पॉइंट, देखिए क्लियर होगा। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी विषुवत रेखा ये होगी बीच की रेखा, जिसको कि मैं यहाँ पे इस तरीके से काट सकता हूँ। इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ कहलाता है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल। और नीचे का हिस्सा जो है वो साउथ पोल या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट से आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि बीच की रेखा जो है वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है, नीचे का साउथ पोल, ऊपर का नॉर्थ पोल, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला हिस्सा कहला गया और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। भूमध्य रेखा जो है, हर चीज भूमध्य रेखा से अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है। भूमध्य रेखा से जो नीचे वाली हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि दक्षिण की तरफ में रेखाएं कहलाती हैं, वो क्या कहलाती है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, जो कि दक्षिण की ओर जाती हैं। दक्षिण वाली कौन सी होती है, ये साउथ, ठीक है ना, साउथ लेटीट्यूड कहलाती है। और जो उत्तर की ओर होती है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो कि ये वाली हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे वाली रेखाएं
दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर की जो रेखाएं कहलाती हैं, ऊपर की ओर, वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट जो है वो है अक्षांश रेखा को एक के अंतराल से खींचा, यानी कि एक के डिफरेंस से खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89, ठीक है ना, 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी कि अगर इसको 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, जिसको कि इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना, विषुवत रेखा जो बोलते हैं, विषुवत रेखा से अगर ऊपर उत्तर की ओर लिया जाए तो टोटल कितनी रेखाएं होंगी यहाँ पर टोटल 89 रेखा होंगी और दक्षिण की ओर भी 89 रेखा होंगी। तो इस तरीके से अगर इनको देखा जाए तो विषुवत रेखा को अगर एक मान लिया जाए तो उसके उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर जो रेखा होंगी वो कितनी होंगी 89, और इसी तरीके से दक्षिण की ओर जो रेखा होंगी वो कितनी होंगी 89। तो इस तरीके से टोटल रेखा कितनी हो जाएंगी अपनी, अगर इनको जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर जो होंगी वो होंगी 179 अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। टोटल रेखा अगर पृथ्वी पर खींची जाएंगी तो कितनी होंगी, टोटल 179 अक्षांश रेखा यहाँ पर खींची जाएंगी, जो कि इक्वेटर से उत्तर की ओर 89 और दक्षिण की ओर 89। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो वही है जो मैंने आपको बताया, विषुवत वृत्त को लेकर अगर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देखी जाए तो 179, जो कि मैंने आपको बताया 89 प्लस 1 होगी। तो किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इसमें बताई गई है 111 किलोमीटर होती है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखी जाए, जो कि यहाँ दो अक्षांश रेखाओं के समानांतर जो बीच की दूरी है वो टोटल 111 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से कितनी हो गई 179 इंटू 111 किलोमीटर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल जो है पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध, उत्तर और दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है इनको मिलाकर ये दूरी बनती है। ठीक है ना, टोटल रेखाएं 89 उत्तर की हो गई और 89 दक्षिण की हो गई और एक हो गई विषुवत रेखा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो टोटल इतने किलोमीटर बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई अक्षांश रेखा के बारे में आपको ये जानकारी मैंने आपको दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कहीं पे कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं आपको देशांतर रेखाओं के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। आइए अब समझ लेते हैं देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो काल्पनिक रेखा कहलाती है, जो कि एक दूसरे को मिलाती है। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक मिलने वाली जो रेखा होती है उसको क्या क्या, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, यमुनोत्तर। क्या बोलते हैं उसको, प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहलाती है प्रधान यमुनोत्तर रेखा। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि लंदन की जो ग्रीनविच नगर है, ग्रीनविच नगर से ही ये होकर गुजरती है। ठीक है ना, जो कि यूके का है, यूके में जो लंदन है, तो लंदन में जो ग्रीनविच नगर है वहां से होकर गुजरती है ये रेखा, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, या फिर इसको प्रधान यमुनोत्तर या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो ये है देशांतर रेखा है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर कौन सी होती है, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि पृथ्वी पर बिल्कुल जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो एकदम खड़ी रेखाएं एकदम, ठीक है ना, वर्टिकल जो रेखा होती है, ठीक है ना, वो रेखा जो कहलाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आगे भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, जो पश्चिम की ओर की देशांतर रेखा है पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और पूर्व की ओर की देशांतर रेखाएं क्या बोलती हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, इसकी जो मैंने आपको बताया ना प्रधान यमुनोत्तर रेखा, ठीक है ना, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसी को बोलते हैं समय मानक रेखा भी बोला जाता है, जिससे कि हम समय को क्या करते हैं,
मापते हैं। ठीक है ना, जो समय पृथ्वी का जो समय सेट किया गया है, टाइम सेट किया गया है, वो इसी देशांतर रेखा से सेट किया गया है, जिसको कि ग्रीनविच जो रेखा है उसको लिया गया। ग्रीनविच से क्या, GMT, ठीक है ना, ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम, समय, ठीक है, ग्रीनविच मानक रेखा बोला जाता है, या फिर तो वहीं से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि ये कौन सी होती है, ये 0 डिग्री कहलाती है, क्योंकि ये सबसे बीच की रेखा है, जो कि उत्तरी गोलार्ध से लेके दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो रेखा खींची गई है, दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा कहलाती है, वो कहलाती है प्रधान यमुनोत्तर रेखा या फिर मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देशांतर रेखाओं के बारे में और भी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं हम इसमें देशांतर रेखाओं में। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये ऊपर का क्या कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और नीचे का जो है, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो रेखा मिलाती है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यमुनोत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है ना, या फिर मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड कहा जाता है इसको, यानी कि यमुनोत्तर रेखा, प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है इसको। प्रधान यमुनोत्तर रेखा जो कि क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कहलाती है, उसको ग्रीनविच मीन टाइम रेखा या फिर प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। बस इतना ही आपको समझना है, जो कि देशांतर रेखाओं को 2 भागों में विभाजित करती है, एक दक्षिणी भाग और दूसरा उत्तरी भाग, मतलब पूर्वी भाग और पश्चिमी। दक्षिणी उत्तरी भाग तो अक्षांश रेखाओं में कहलाती है, इसमें पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो ये वाली कहलाती हैं, इस तरफ वाली रेखाएं जो कहलाती हैं ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और इस तरफ वाली रेखाएं जो कहलाती हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो इसको पूर्वी और ये पश्चिमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ले लेते हैं आप। देखिए अगला पॉइंट जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, प्रधान यमुनोत्तर कौन सी रेखा कहलाती है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली रेखा कहलाती है, जो कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में मिलाने वाली रेखा जो प्रधान यमुनोत्तर रेखा है। ठीक है ना, इसमें क्या, पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। यानी कि ये रेखाएं जो बिल्कुल दोनों को एक साथ मिलाती हैं। यानी कि अगर एक पृथ्वी का गोला खींचा जाए तो उस गोले से एक पॉइंट यहाँ लिया जाए और एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट उत्तर में और एक पॉइंट दक्षिण में लिया जाए, तो इसमें जो बीच की रेखा है ये तो प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहलाएगी, लेकिन इससे जो मिलाने वाली रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि हर रेखा इसी से मिलेगी, ध्यान रखिएगा, जितनी भी रेखा मिलेंगी सब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से मिलती हुई जाएंगी। तो ये जो रेखा कहलाती हैं, ये रेखा कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो रेखाएं कहलाएंगी ये देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, जो कि इसके बीच का हिस्सा, अगर अपन इसको एक अलग पॉइंट से इसको कलर से डिवाइड करें, जो कि यमुनोत्तर रेखा कहलाती है या फिर ग्रीनविच रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, इसे GMT कहा जाता है, GMT या फिर प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। उससे अगर इस तरफ की रेखा को कहा जाए तो ये कहलाएगी पश्चिमी रेखाएं। ठीक है ना, पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाई जाती हैं, कहलाई जाती हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और इस तरफ की रेखा जो कहलाई जाती हैं वो कहलाती हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा इस तरफ की रेखा है, जो पूर्व की तरफ का क्षेत्र है, और ये पश्चिमी। तो ये पूरी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। ठीक है ना, सारी की सारी रेखाएं एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। क्लियर हो गया, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर मिलती हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक समान नहीं रहता, अलग अलग रहता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम आगे आपको समझाएंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देशांत और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। अगला पॉइंट आ गया, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये क्या, नॉर्थ पोल में बिल्कुल एक साथ चिपकती हैं, तो ये समानांतर नहीं होती, यानी कि बिल्कुल पैरेलल नहीं होती है, इक्वल नहीं होती हैं ये। ठीक है ना, इनमें घुमाव होता है, इस तरीके से घूमती हैं ये रेखाएं। जब घूमती हैं तो जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से विषुवत रेखा जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में आती है, तो इनकी दूरी समान नहीं कहलाती है। ठीक है ना, जब ये नॉर्थ पोल पर जाती हैं तो बिल्कुल चिपक जाती हैं,
और जब ये इक्वेटर पे आती है तो यहाँ पर दूरी बढ़ जाती है। देखा यहाँ पर दूरी बढ़ी है और यहाँ पर आपने देखा होगा धीमे धीमे करके ये करीब होती चली आ रही है। हो रही है दोनों तरफ में, नॉर्थ पोल देख लो चाहे साउथ पोल ले लो। तो यहाँ पे क्या ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर बढ़ गई है ना दूरी, और यहाँ पे आके जैसे अपन पोल की तरफ जाएंगे तो दूरियां कम होती चली जाती हैं, चाहे वो दक्षिणी पोल हो या फिर उत्तरी पोल हो। दक्षिणी पोल या फिर उत्तरी पोल, तो वहां पर दूरियां देशांतर रेखाओं की कम हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और बीच की रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है? 111.33 किलोमीटर होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए, यह है एक विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है ना, तो इक्वेटर पे जो इसकी अधिकतम दूरी होती है वो 111, ठीक है ना, यहाँ ये दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये 111.33 किलोमीटर होती है। बाकी अगर इसके अपन दक्षिणी तरफ में जाएंगे तो ये दूरी धीमे धीमे करके क्या होगी? कम होती चली जाएगी। चाहे वो उत्तरी तरफ में जाए तो यहाँ पे भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या ना, ये पूरी की पूरी दोनों जो बिंदु हैं, दक्षिणी गोलार्ध का पॉइंट है और उत्तरी गोलार्ध का, दक्षिणी का और उत्तरी का, तो यहाँ पर आकर एक जगह पे आकर ये देशांतर रेखाएं मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर दूरियां कम होंगी और विषुवत रेखा पे आकर बढ़ जाती है, जो कि मैक्सिमम दूरी कितनी होती है इसकी? तो विषुवत रेखा पे आके 111.33 किलोमीटर दूरियां होती हैं विषुवत रेखा की, जो कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी तरीके से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? वो सिर्फ 111 किलोमीटर है। तो यहाँ पर फर्क कितना है? एक देशांतर और अक्षांतर में 0.33 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए अब समझ लेते हैं अपने भारत के बारे में, क्योंकि भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है अपने लिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पूर्णतः भारत पूर्णतः क्या, उत्तरी गोलार्ध है। अगर अपन विश्व के मानचित्र, ये विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र पर देख लें तो अगर इसको अपन बीच से इसको काटा जाए, ठीक है ना, कुछ यहाँ से इसको काट लिया जाए, क्योंकि विषुवत रेखा इसमें कहाँ से, कुछ यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, यहाँ से विषुवत रेखा निकलती है, इक्वेटर। तो इक्वेटर का ऊपर का हिस्सा कौन सा कहलाता है? नॉर्थ कहलाता है। और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? साउथ कहलाता है। ठीक है ना, तो भारत पूर्णतः कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो भारत की अगर अपन यहाँ पर भौगोलिक स्थिति देखें तो ये नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको क्लियर हो गया आपको। भारत पूर्णतः क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तर में स्थित है। और ये जो बीच की रेखा है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये कहलाएगी विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है ना, EQATOR, इक्वेटर, या फिर इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है ना, अक्षांश रेखा जो होती है वो, ठीक है ना, वो इक्वेटर, जिसको कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 20। ठीक है, ये जो रेखा है, क्लियर है? 23 नहीं कहते हैं, वो तो कर्क रेखा कहलाती है। ये जो रेखा है इक्वेटर, ये विषुवत रेखा है। ठीक है ना, जो कि इसके नीचे वाला हिस्सा साउथ दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत अपने पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि आपको विश्व के मानचित्र में यहाँ पर दिख रहा है। चले अब चलते हैं अपन पूरे भारत की अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के ऊपर। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मैं अगली स्लाइड में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा, बिल्कुल ना छोड़िएगा। आइए समझते हैं हम अगले पॉइंट को। संपूर्ण भारत में अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट की उत्तरी अक्षांश के मध्य में क्या है? ये अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण भारत का। तो अक्षांशीय विस्तार कैसे नापा जाता है इसका? अक्षांशीय विस्तार होता है उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से नापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, उत्तर में कहाँ पे? ऊपर, यहाँ से। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना, मिनट को इस तरीके से सिंबॉलिज्म समझा जाता है। और कहाँ तक? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री कहां पे आएगा?
ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है 37 डिग्री, ठीक है ना, इसको मैंने गलत लिख दिया था, इसको कन्वर्ट क्लियर करना है अपने को। ये जो हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा है इसको अपन थोड़ा सा और ऐसे करके बना लिया जाए। ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, इसके यहाँ से जो हिस्सा आता है नीचे, ये अंडमान निकोबार का, ठीक है ना, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लिया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है 6 डिग्री 45 मिनट का हिस्सा कहलाता है ये, ठीक है ना। इसको अगर अलग कलर से हाईलाइट करें तो दिखेगा आपको, ये जो हिस्सा है ये पहला हिस्सा हो गया, और इसका ऊपर का हिस्सा जो है ये है 37 डिग्री, ठीक है ना, और 6 मिनट। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अपना भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में चालू होती है ये, तो उत्तर में क्या 6 डिग्री 45 से लेके ऊपर जाते हैं उत्तर की ओर, तो ऊपर की तरफ में अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं, ऊपर की तरफ में बढ़ती हैं। तो नीचे से कितनी हो गई, 6:45 से लेके 37:06 तक, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 अंश तक भारत का ये अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर इसका ये पूरा विस्तार है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आ गया अगला पॉइंट, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6, ठीक है ना। ये 8 डिग्री है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये 8 नहीं है, ये 6 डिग्री ही है यहाँ पर, ठीक है ना, गलत हो गया ये। 6 डिग्री 45 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि नीचे तक अपन देखा जाए तो नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक आता है ये। तो ये कितना हो गया, 6 डिग्री से लेके 45 मिनट से लेके ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना है यहाँ पर 68, ठीक है ना। तो इसको कहाँ, देशांतर कहाँ से बगती है, पश्चिम से जाती है, यहाँ से नापेंगे इसको और यहाँ तक नापेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ का जो हिस्सा है ये कौन सा कहलाएगा, इसको अलग कलर से अपन हाईलाइट करेंगे जिससे कि आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक का हिस्सा जो है ये भारत का कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखने, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पूरे भारत की ही सीमाएं फैली हुई हैं। तो ये पूरा पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये आपकी अक्षांश रेखा है भारत की और देशांतर रेखा है भारत की, आपको यहाँ पर पूरी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेके दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है। ध्यान रखिएगा 23.5 कहाँ से होती है, 23.5 होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या होता है 23.5, ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कर्क रेखा कहा जाता है हिंदी में। तो ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अगर हम इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से भारत से, सॉरी थोड़ा सा और इसको हाईलाइट किया जाए तो आपको क्लियर होगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ऊपर से थोड़ा सा यहां से गुजरती है ये रेखा, यहां से ऐसे होती हुई जाती है ये, ठीक है ना। ये है कर्क रेखा जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में क्या, उड़ीसा, ठीक है, नहीं झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में क्या त्रिपुरा, ये त्रिपुरा आ गया यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में मिजोरम 8।
तो इस तरीके से ये 8 राज्यों से होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी से लेकर दक्षिण, यानी कि इसका जो निचला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको मैं दूसरे कलर से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो। इसका जो नीचे का जो हिस्सा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये इक्वेटर के करीब होता है, ठीक है ना, इक्वेटर जो गुजरती है विषुवत रेखा उसके करीब वाला क्षेत्र कहलाता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो होता है वो 23.5 डिग्री से नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है, कि उत्तरी अक्षांश से लेके दक्षिणी अक्षांश की तरफ में अगर अपन जाएंगे तो वो उष्णकटिबंधीय, ये जो है ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना, उत्तर से अपन नीचे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये साउथ कहलाता है ना। ये तो ये साउथ के क्षेत्र में जब जाएंगे आप तो ये उष्णकटिबंधीय, यानी कि यहाँ पर जो ऊष्मा की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर जो उमस है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर या कह सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि बिल्कुल लंबवत खड़ी गिरती है। यहाँ पर खड़ी गिरने के कारण यहाँ पर जो क्षेत्र कहलाता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भारत का विस्तार क्या उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस तरीके से दे दी। तो इसमें मैंने आपको दोनों चीजों के बारे में, दोनों ही जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर समझा दिया, जो कि आपके जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में जो अन्य एग्जाम है जिसमें कि भारत के भूगोल या फिर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। और लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि इसके बाद में अगला आपको टॉपिक बहुत अच्छा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में जो वीडियो आएगा तो वीडियो को लगातार देखने के लिए मेरा चैनल आप ट्यून करके देखते रहिए, प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ में फिर मैं आपके साथ में मिलूंगा। नमस्कार।